स्लेयर ए किमित्सु नो याइबा स्टोरी। मूजान किबुत्सुजी, जिसे डीमन स्लेयर और उबियाशिकी फैमिली हजारों सालों से ढूंढ रही है, फाइनली वो उबियाशिकी मैंशन के सामने खड़ा है और कगाया उबियाशिकी को मारने आया है। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कगाया की बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो देखना तो छोड़ो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर मूजान कगाया का मजाक उड़ाता है और बोलता है कि मैं तो अमर हूँ, लेकिन तुम जो कि मुझे मारने के सपने देखते हो वो 30 साल से ज्यादा भी जिंदा नहीं रह पाते। तो यहाँ पर बेसिकली वो उबियाशिकी फैमिली को ट्रोल कर रहा था। और यहाँ पर हमें एक बहुत ही नई चीज बताई जाती है कि मूजान किबुत्सुजी और कगाया उबियाशिकी दोनों ही एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। और क्योंकि मूजान और उबियाशिकी का सेम ब्लड है, इसलिए उबियाशिकी के मेंबर्स को सारे लोग बहुत ज्यादा श्राप देते हैं। और यही वो कारण है कि उबियाशिकी के सारे मेंबर्स अपनी पूरी लाइफ को डेडिकेट कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मूजान किबुत्सुजी को मारने के लिए, क्योंकि एक तरीके से ये उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उबियाशिकी फैमिली जो कि एक कर्स्ड फैमिली है, उसमें जो भी बच्चा जन्म लेता है वो कभी भी 30 साल से ज्यादा नहीं जी पाता। जैसा कि कगाया के साथ हो रहा है, उन सभी को एक बीमारी होती है जिसकी वजह से वो सारे लोग मारे जाते हैं। और इसी श्राप को थोड़ा कम करने के लिए वो लोग प्रीस्ट की बेटी यानी कि पंडितों की बेटी से शादी करते हैं, और ऐसा करने से कुछ हद तक फायदा भी होता है। लेकिन यहाँ पर मूजान को कोई ना कोई बात तो खटक रही थी, क्योंकि उसे पता था कि कगाया को पता है कि मूजान तो जरूर आएगा। तो फिर उसने अपने साथ किसी हाशिरा को या फिर डीमन स्लेयर प्रोटेक्शन को क्यों नहीं रखा? क्यों वो अकेला बस अपने घर में लेटा हुआ है और मूजान घर के अंदर सिर्फ 4 लोगों को ही फील कर पा रहा था, कगाया, उसकी वाइफ और उसकी 2 बेटियां। इनके अलावा दूर दूर तक कोई भी नहीं था। फिर कगाया के पूछने पर मूजान बताता है कि वो चाहता है कि वो नेजुको को खा ले, जिसके बाद वो आराम से सन के नीचे भी खड़ा हो सकेगा और उसे मारने का दूसरा कोई तरीका बचेगा ही नहीं। लेकिन फिर कगाया यहाँ पर बहुत ही बैडस तरीके से बोलता है कि मूजान किबुत्सुजी, तुम्हारा सपना सच नहीं होने वाला। यहाँ पर मूजान को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन में सोचता है कि डीमन स्लेयर्स ने हमेशा मेरी नाक में दम करके रखा है और हजारों सालों से ये डीमन स्लेयर्स मुझे बस परेशान करने का ही काम करते हैं। फिर कगाया बोलता है कि तुमने जितने भी आज तक पाप करे हैं, तुम्हें लगता है तुम उससे बच जाओगे, लेकिन सच तो ये है कि तुम हमेशा से शेर की पूंछ पर पैर रख रहे थे और आज का वो दिन है जब वो शेर पलट कर तुम्हें खा जाएगा। और ये सुनकर मूजान को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। फिर मूजान कगाया के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उससे बहुत सीरियस होकर बोलता है कि चुप करो, मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। और मूजान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है कगाया का सर पकड़ने के लिए। तभी हम लोग एक सीन शिफ्ट देखते हैं जहाँ पर सारे क्रोज सारे हाशिरास को एक इमरजेंसी समन पे बुलाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स यार उबियाशिकी मेंशन पर खुद मूजान आ चुका है। इसीलिए सारे हाशिरास दौड़ते हुए मेंशन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम एक हाशिरा मीटिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सानेमी बोलता है कि मास्टर कगाया के पास कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं है, और सारे हाशिरास गियोमे से यही पूछते हैं कि कुछ हो सकता है क्या जिससे मास्टर कगाया को थोड़ी प्रोटेक्शन मिल सके। जिस पर गियोमे बोलता है कि वो सेम चीज पिछले 8 सालों से पूछ रहा है, लेकिन उबियाशिकी फैमिली के लोग हमेशा सिक्योरिटी रखने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनकी लाइफ की कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से वो किसी काम के ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि सानेमी सबसे पहले उबियाशिकी मेंशन पहुंचता है, और जैसे ही वो मेंशन की तरफ देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि मेंशन में बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। और तभी वहां पर बाकी के हाशिरास भी आ जाते हैं और सभी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। तांजीरो जो कि गियो के साथ मेंशन पहुंच जाता है, वो कहता है कि मैं जलते हुए ब्लड और फ्लैश की खुशबू सूंघ सकता हूँ, जिसका मतलब उस धमाके में पूरी कगाया फैमिली की मौत हो चुकी है। फिर हम देखते हैं मूजान को, जो कि डायरेक्टली एक्सप्लोजन के कांटेक्ट में आ गया था। उसे रीजनरेट करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो कगाया और उसके आखिरी मोमेंट्स को गालियां बकता है और समझ जाता है कि कगाया ने मरने से पहले स्माइल क्यों दी थी। हालांकि इस एक्सप्लोजन में कगाया, उसकी वाइफ अमाने और उसकी दोनों बेटियां मारी जाती है। मूजान फिर नोटिस करता है कि इस एक्सप्लोजन के साथ साथ कुछ स्पाइक्स भी थे, यानी कि कुछ कांटेदार चीजें थी जिसकी वजह से मूजान रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। फिर मूजान समझ जाता है कि ये कोई प्लान था और हाशिरास भी यहाँ पर पास ही में कहीं होंगे। फिर मूजान अपनी बॉडी पर कॉन्सेंट्रेट करता है और फटाफट से रीजनरेट होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लैश सीड आ जाते हैं, जो कि एक ब्लड डीमन टेक्निक है, जिससे बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की ब्रांचेस एक जगह पर समन हो जाती है और मूजान के अंदर घुसते ही वो मूजान को हिलने से रोक देती है।
है और जैसे ही वो ब्लैक ब्रांचेस मुजान के आर पार होती हैं, मुजान बिल्कुल हिल नहीं पाता है। फिर मुजान उन ब्रांचेस को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है लेडी तामायो की और वो डायरेक्टली मुजान के पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देती है। मुजान बहुत ही ज्यादा गुस्से में ये रियलाइज करता है कि तामायो किसी ब्लड डीमन आर्ट का यूज कर रही है, उसी वजह से वो छुपी भी थी और ये ब्लैक ब्रांचेस भी किसी ब्लड डीमन आर्ट से ही हो रहे हैं। फिर तामायो बड़ी बैडस तरीके से बताती है कि जो ड्रग मैंने अभी अभी तुम्हारे अंदर डाला है वो ड्रग डीमंस को इंसान बना देता है। और मुजान ये सुनते ही कंप्लीटली शॉक्ड। वो फिर तामायो से पूछता है कि ये इम्पॉसिबल है। तामायो इस पर बोलती है कि ये इम्पॉसिबल था, लेकिन अब ये पॉसिबल है किसी की मदद से। फिर तामायो रोने लगती है और बोलती है कि बस वो चाहती थी कि वो अपनी बीमारी से रिकवर कर ले और अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखे, लेकिन मुजान किबुत्सुजी ने उसकी फैमिली को मार दिया और उसे भी एक डीमन बना दिया। मुजान उससे बोलता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने भी बहुत सारे इंसानों को खाया है और सच तो ये है कि इस सब में तुम्हें भी बहुत मजा आया है। जिस पर तामायो रोते हुए कहती है कि उसे पता है उसने गलत काम करे हैं, क्योंकि वो डीमन बन गई थी इसलिए उसे इंसानों को खाना पड़ा, लेकिन वो अपनी गलतियों का भुगतान करेगी मुजान किबुत्सुजी को मारकर। और तभी मेंशन पर सबसे पहला हाशिरा आ जाता है, जो कि था द स्टोन हाशिरा गियोमे। वो अपने वेपन से मुजान पर हमला करता है और एक ही झटके में वो आधे मुजान की बॉडी को खत्म कर देता है। 23 साल की बहुत कम उम्र में कगाया ओबियाशिकी फाइनली मारा जाता है। मांगा के ऑथर हमें बताते हैं कि कगाया हर दिन उन सारे डीमन स्लेयर्स की ग्रेव पर जाता था जिन्होंने अपनी लाइफ मुजान को मारने के लिए डेडिकेट कर दी, लेकिन उसमें नाकामयाब रहे। वो हर दिन सभी की ग्रेव पर जाता था और हर किसी के नाम को जानता था। फिर गियोमे को याद आता है जब वो पहली बार कगाया से मिला था तब कगाया सिर्फ 14 साल का था और गियोमे सिर्फ 18 साल का था। जब कगाया पहली बार गियोमे को देखता है तब वो देखते से ही बता सकता था कि गियोमे ने उन बच्चों को नहीं मारा था। गियोमे बताता है कि कगाया की आवाज इतनी ज्यादा सूदिंग और सुंदर थी कि गियोमे कगाया की आवाज से ही उसके नेचर को पहचान गया था। जब गियोमे आखिरी बार कगाया से मिला था तब कगाया जानता था कि मुजान जल्द ही आएगा और क्योंकि गियोमे सबसे ताकतवर था इसलिए कगाया की उम्मीदें गियोमे से सबसे ज्यादा थी कि वो मुजान किबुत्सुजी को मार देगा। अब ऑब्वियसली कगाया जानता था कि तुम मुजान का हाथ काट दो या सर, लेकिन वो नहीं मरने वाला, वो वापस से खुद को रीजनरेट कर ही लेगा, लेकिन उसे मारने का भी एक तरीका है और वो है सनलाइट। तो सारे हाशिरास का काम है मुजान को सनलाइट में लाना और मुजान किबुत्सुजी को खत्म करना। फिर हम देखते हैं कि मुजान किबुत्सुजी खुद के सर को वापस से रीजनरेट कर लेता है। मुजान अपने ब्लड डीमन आर्ट से गियोमे को मारने की कोशिश करता है, लेकिन गियोमे उसे आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर सानेमी आ जाता है और गुस्से में मुजान की तरफ देखकर चिल्लाता है और बोलता है कि फाइनली अब वो मुजान को खुद अपने हाथों से मार सकता है। और तभी वहाँ पर बहुत सारे हाशिरास पहुँच जाते हैं और तभी गियोमे अनाउंस करता है कि ये जो बंदा तुम लोगों के सामने खड़ा है ये है मुजान किबुत्सुजी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी मुजान को नहीं देखा था। सारे लोग मुजान का नाम सुनते ही शॉक हो जाते हैं और गुस्से में भी आ जाते हैं। तभी तांजीरो जोर से चिल्लाता है मुजान और उसकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ता है और उसके साथ ही सारे हाशिरास अपनी ब्रीदिंग स्टाइल एक साथ यूज करते हैं और मुजान पर हमला करने ही वाले थे कि तभी मुजान जोर से हंसने लगता है और तभी सारे डीमन स्लेयर्स के नीचे कुछ दरवाजे खुल जाते हैं और ये दरवाजे इन्फिनिटी कैसल के थे। नाकी में अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से सारे हाशिरास को इन्फिनिटी कैसल में समन कर लेती है और सारे हाशिरास मुजान को मारने से पहले इन्फिनिटी कैसल में गिर जाते हैं। और तभी तांजीरो बोलता है कि आज मैं तुम्हें मार दूंगा मुजान किबुत्सुजी, जिस पर मुजान बड़े बैडस तरीके से कहता है कि अगर मार सको तो मार देना। इसके बाद तांजीरो नीचे इन्फिनिटी कैसल में गिर जाता है और उसके नीचे पहुंचते ही कई सारे डीमंस उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन तांजीरो अपनी वाटर ब्रीदिंग की मदद से सारे डीमंस को एक ही झटके में खत्म कर देता है और वाटर हाशिरा गियू भी तांजीरो की मदद करता है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं ओबोनोई अपनी सर्पेंट ब्रीदिंग की मदद से मित्सुरी के सामने आने वाले सारे डीमंस को मार देता है और मित्सुरी से पूछता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी, जिस पर मित्सुरी ब्लश करते हुए मना करती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं गियोमे और मुइचिरो को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे। फिर मुइचिरो गियोमे से बोलता है कि यहाँ पर जितने भी डीमंस को हम मार रहे हैं सभी लगभग लोअर मून्स की लेवल पे हैं, जिस पर गियोमे कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। जिसके बाद मुइचिरो इमोशनल होके बोलता है कि उसे आज भी याद है जब वो लगभग मर ही गया था, तब और कोई नहीं मेरी मदद के लिए मास्टर कगाया आए थे और मेरे बहुत ही खराब समय में उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट दी। और ये सब सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मास्टर कगाया सारे डीमन स्लेयर्स को एक जैसा ही मानते थे। और तभी मुइचिरो की आंखों में
आंसू और गुस्सा भर जाते हैं, ये कहते हुए कि मुजान किबुत्सुजी ने मेरे मास्टर को नहीं, मेरे सेकंड फादर को मारा है और अब फर्क नहीं पड़ता कि मुजान कितना पावरफुल है, मैं उसे नर्क पहुंचा कर ही दम लूंगा। और इस बात पर गुस्से में ग्योमे बोलता है मैं भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं सानेमी को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में कहीं बैठकर रो रहा था। सानेमी सोचता है कि वो मास्टर कगाया को नहीं बचा पाया और इस चीज से सानेमी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। तभी वहाँ पर कुछ लोअर मून लेवल के डीमंस आ जाते हैं, लेकिन सानेमी एक ही झटके में सभी को खत्म कर देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं इनोस्के को, जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर आ चुका है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है एज एवर, क्योंकि वो अपने नए मूव्स अलग अलग डीमंस पर ट्राई करना चाहता था। जिसके बाद हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में दौड़ रहा था और किसी आवाज का पीछा कर रहा था, ये कहते हुए कि ये जो बंदा है इसे माफ नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट हाशिरा शिनोबू को, जिसे पास ही के रूम में से खून की बदबू आती है। जैसे ही शिनोबू उस गेट को खोलती है, वो देखती है कई सारी लड़कियों की लाशें एक ही जगह पर बिछी हुई थी और उन सभी के ऊपर बैठा था एक डीमन, जो कि और कोई नहीं अपर रैंक 2 डोमा था। और तभी शिनोबू को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे बताया था कि जिस डीमन ने उसे मारा है वो डीमन अपने सर पर ताज रखता है, लाल कलर के कपड़े पहनता है, उसकी आंखें रेनबो कलर की हैं और उसके हाथ में गोल्डन कलर के फैंस भी हैं, जिससे वो समझ जाती है कि डोमा ने ही उसकी बड़ी बहन को मारा था। और जैसे ही शिनोबू ये समझ जाती है, उसका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जेनित्सु को, जो कि किसी रूम के अंदर एंटर करता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम अंदर हो, अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बाहर निकलो। तभी सामने वाले गेट में से एक डीमन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि अपने सीनियर से कोई भला ऐसे बातें करता है, तुम अभी भी पहले की तरह ही हो डरपोक जेनित्सु। इस बात पर जेनित्सु गुस्से में बोलता है कि अब काइगाकू उसका सीनियर नहीं है, अब वो एक डीमन है, यानी कि उसका दुश्मन। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तांजीरो और गियू इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और इन्फिनिटी कैसल बार बार दोनों डीमन स्लेयर्स को अलग करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर डीमन स्लेयर्स का एक कौवा आ जाता है और सारे डीमन स्लेयर्स को ये बताता है कि कोचो शिनोबू अपर रैंक 2 डोमा से लड़ती हुई मारी गई है। शिनोबू की मौत की खबर जैसे ही डीमन स्लेयर्स को मिलती है, वो सभी शॉक रह जाते हैं। तांजीरो खुद को रोने से रोकता है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन साथ ही में वो नोटिस करता है कि इन कौवों के ऊपर कुछ पेपर टेलिस्मेंस लगे हुए हैं और ये एक ब्लड डीमन आर्ट है, जिसकी वजह से ये कौवे डीमंस को दिखाई नहीं देते। फिर हम लोग देखते हैं डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर्स में किरिया ओबियाशिकी को, जो कि कगाया ओबियाशिकी का बेटा है और उसकी उम्र सिर्फ 8 साल है। और कगाया ओबियाशिकी की मौत के बाद किरिया बन चुका है डीमन स्लेयर कॉर्प्स का लीडर और उसके साथ उसकी 2 बड़ी बहनें भी उसकी मदद कर रही है। और भले ही किरिया की फैमिली कुछ देर पहले ही खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी वो बिना इमोशनल हुए उसके काम पर फोकस कर रहा है। तो बेसिकली ये लोग कौवों की और डीमन आर्ट की मदद से पूरे इन्फिनिटी कैसल का एक रफ स्केच बना रहे हैं, जिससे ये पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में या किस जगह पर हाशिरास और डीमंस हैं। और उन कौवों की मदद से वो लगातार हाशिरास के कांटेक्ट में भी हैं और जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन देनी होती है, ये लोग कौवों के द्वारा दे देते हैं। जैसे कि अभी अभी शिनोबू की मौत। कगाया ओबियाशिकी बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट थे और अपनी स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग की मदद से उन्होंने किरिया को बहुत जल्दी ही बड़ा कर दिया। किरिया बोलता है कि अभी भी इन्फिनिटी कैसल का बहुत बड़ा हिस्सा उन्हें नहीं पता कहाँ पर है और इसीलिए वो सारे कौवों को ऑर्डर देता है कि वो नॉर्थ की साइड जाए और नॉर्थ साइड की मैपिंग करने में उसकी मदद करें। फिर किरिया की बड़ी बहन बताती है कि अभी सिर्फ 2 ही लोग अपर मून से लड़ाई कर रहे हैं और वो दोनों हैं कानोआ और जेनित्सु। फिर हम लोग देखते हैं जेनित्सु और काइगाकू का एपिक फेस ऑफ, जहाँ पर काइगाकू जेनित्सु का मजाक उड़ाता है और कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा सीनियर हूँ इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? कम ऑन जेनित्सु, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? जिस पर जेनित्सु बहुत ही बैडएस तरीके से कहता है कि मेरा सीनियर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है सबसे कमजोर अपर रैंक बन के। और ये सुनते ही काइगाकू बहुत ही ज्यादा शॉक और कंफ्यूज हो जाता है कि क्या ये वही जेनित्सु है जिसे मैं जानता था। काइगाकू हंसते हुए कहता है कि अब तुम पलटकर जवाब भी दे देते हो, लेकिन जेनित्सु मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं था। वो काइगाकू से पूछता है कि ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी कि तुम्हें डीमन बनना पड़ा? क्या तुम्हें पता नहीं जब तुम डीमन स्लेयर बनते हो तब तुम सेल्फिश होने का हक खो देते हो? फिर जेनित्सु बहुत ही गुस्से में चिल्लाता है कि अगर तुम डीमन नहीं बनते तो ग्रैंडपा कभी भी आत्महत्या नहीं करते। फॉर्मर थंडर हाशिरा वैसे तो जेनित्सु के मास्टर थे, लेकिन फिर भी जेनित्सु उन्हें हमेशा ग्रैंडपा करके ही बोलता था क्योंकि उन दोनों के बीच की बॉन्डिंग काफी अच्छी थी। जेनित्सु रोते हुए बोलता है कि उनकी मौत कितनी ज्यादा दर्दनाक थी तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तो बेसिकली फॉर्मर थंडर हाशिरा ने
सुसाइड कर लिया था क्योंकि उन्हीं का एक स्टूडेंट यानी कि थंडर ब्रेथ यूजर एक डीमन बन चुका है। एंड जापानीज में एक टर्म होती है जिसे कहते हैं सेपुकु, जिसमें बेसिकली आप सुसाइड कर लेते हो फॉर सम रीजन अपने पेट में चाकू घोप कर। एंड इस केस में उन्होंने सेपुकु किया था क्योंकि उनका स्टूडेंट एक डीमन बन चुका था। ये सुनते ही काएगाकू हंसने लगता है और जेनित्सु का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने तो उन्हें सुसाइड करने के लिए नहीं बोला था, इसका मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। और तुम क्या चाहते हो कि मैं इस बात पर शौक मनाऊं कि मेरा मास्टर मारा गया? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मरे या जिंदा रहे। उस बुढ़े ने कभी भी अपनी सक्सेसरशिप लिखी ही नहीं। इसका मतलब वो इतना ज्यादा बेवकूफ था कि उसे समझ ही नहीं आया कि मैं बेटर हूँ या तुम। वो हमेशा से मुझे तुम्हारे साथ कंपेयर करता था जबकि तुम मेरे सामने कुछ थे ही नहीं। और इसीलिए काएगाकू बोलता है कि अच्छा ही हुआ वो बुढ़ा मारा गया, और नॉर्मल डेथ तो वो डिजर्व करता भी नहीं था, उसे तड़प कर ही मरना चाहिए था। ये सुनते ही जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम एक नंबर के डरपोक हो जिसने अपनी स्किन या अपनी जान बचाने के लिए डीमन बनना तक स्वीकार कर लिया। तुम जैसे स्टूडेंट पे तो हर मास्टर को शर्म आनी चाहिए। जेनित्सु फिर बोलता है कि भले ही मुझे थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं आता, लेकिन तुम्हें तो सबसे बेसिक फॉर्म भी नहीं आता। एंड यहाँ पर जेनित्सु ऐसा इसीलिए बोलता है क्योंकि वो थंडर ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म नहीं यूज कर सकता, और वहीं काएगाकू फर्स्ट फॉर्म को छोड़कर बाकी सारे फॉर्म यूज कर सकता है। और ये सुनते ही काएगाकू पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कभी भी मुझे तुम्हारे साथ मत जोड़ना क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। तभी काएगाकू थंडर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर को यूज करता है, और क्योंकि अब काएगाकू डीमन बन चुका है इसलिए वो अपने ब्रीदिंग फॉर्म्स के साथ ब्लड डीमन आर्ट को भी यूज कर सकता है और दोनों को कंबाइन करके अपनी पावर्स और स्पीड को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है। जैसे ही काएगाकू फोर्थ फॉर्म डिस्टेंट थंडर यूज करता है, इंस्टेंटली पूरे रूम में ब्लैक कलर की लाइटनिंग फैल जाती है, लेकिन इतने पावरफुल अटैक के बाद भी जेनित्सु उसे आराम से डॉज कर लेता है। और यही नहीं, वो काएगाकू के गले को भी आधा काट देता है। ये देखकर काएगाकू की फट जाती है और वो मन ही मन सोचता है कि क्या इसने अभी अभी मुझ पर अटैक किया? ये तो वो जेनित्सु है ही नहीं जिसे मैं जानता था, ये तो कोई कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान है। फिर काएगाकू को याद आता है कि वो डीमन कैसे बना था। तो एक दिन जब काएगाकू उसकी डीमन स्लेयर ड्यूटीज पर था, तब एक दिन उसका सामना हो जाता है अपर मून वन द बीस्ट हिमसेल्फ कोकोशिबो से, और वो कोकोशिबो से रहम की भीख मांगता है। कहता है कि कुछ भी कर दो पर मुझे जिंदा छोड़ दो, क्योंकि काएगाकू के हिसाब से अगर उसका दुश्मन उसके सामने बहुत ज्यादा पावरफुल है तो उसके तलवे चाटने में कोई शर्म की बात नहीं है। इसीलिए वो कोकोशिबो के सामने सरेंडर कर देता है। फिर कोकोशिबो काएगाकू को अपना थोड़ा ब्लड देता है, ये बोलते हुए कि मैं तुम्हें डीमन बना देता हूँ, और क्योंकि तुम एक ब्रेथ यूजर हो इसलिए तुम काफी ज्यादा पावरफुल डीमन बनोगे, और अगर मुजान उसे एक्सेप्ट कर लेगा तो वो एक अपर रैंक भी बन सकता है। कोकोशिबो उसे अपना बहुत ज्यादा ब्लड दे देता है, ये कहते हुए कि अगर इसकी एक बूंद भी नीचे गिरी तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। और घबराते हुए काएगाकू खून की एक एक बूंद को चाट जाता है। अब काएगाकू, जो कि जेनित्सु से थोड़ा थोड़ा डरने लगा था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो जेनित्सु के ऊपर थंडर ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म लाइटनिंग बॉल यूज कर देता है। जेनित्सु उसके अटैक्स की पावर्स को देखकर समझ जाता है कि उसने कई सारे ह्यूमंस को खा रखा है, और पता नहीं उसने कितनी जानें ली होंगी सिर्फ इस पावर को अचीव करने के लिए। जिसके बाद काएगाकू यूज करता है थंडर ब्रीदिंग थर्ड फॉर्म बजिंग मस्कीटो थंडर, थंडर ब्रीदिंग फिफ्थ फॉर्म हीट लाइटनिंग। और जहां काएगाकू अपने थंडर ब्रीदिंग के फॉर्म्स जेनित्सु के ऊपर यूज कर रहा था, जेनित्सु डिफेंस भी नहीं करता है। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यादें चल रही थी जब मास्टर जिगोरू जेनित्सु और काएगाकू को साथ में ट्रेनिंग दिया करते थे। जेनित्सु कोई बेवकूफ या गलती किया करता था और मास्टर उस पर चिल्लाया करते थे, और कैसे काएगाकू सारे ब्रीदिंग फॉर्म्स और सारी मुश्किल ट्रेनिंग को आसानी से हैंडल कर पाता था। काएगाकू, जो कि जेनित्सु के ऊपर कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा था, वो जेनित्सु से पूछता है कैसा लगता है एक अपर मून से मार खाते हुए, लेकिन इस पर जेनित्सु कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो पुरानी यादों में खोया हुआ था। तभी काएगाकू उसका सबसे पावरफुल अटैक यूज करता है, थंडर ब्रीदिंग सिक्स्थ फॉर्म इलेक्ट्रिक लाइटनिंग शावर, और इस फॉर्म के साथ वो अपने ब्लड डीमन आर्ट को भी कंबाइन कर देता है, जिससे जैसे ही ये अटैक जेनित्सु को हिट करता है, डार्क लाइटनिंग जेनित्सु की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाती है, और इस अटैक से जेनित्सु की बॉडी पर कट्स ही कट्स आ जाते हैं, और जेनित्सु काएगाकू के रूम से नीचे गिरने लगता है। और ऊपर से काएगाकू चिल्लाता है कि कोई ज्यादती दुश्मनी नहीं थी जेनित्सु, बस मैं तुम्हें पसंद नहीं करता था।
लेकिन जेनित्सु के दिमाग में अभी भी फ्लैशबैक ही चल रहा था जब मास्टर जिगोरू जेनित्सु को डांटते हुए बोलते हैं कि कुछ सीखो काइगाकू से। फिर जेनित्सु मन ही मन सोचने लगता है कि मुझे हमेशा से पता था कि मैं कभी भी एक हाशिरा नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन काइगाकू तो हाशिरा बन ही जाएगा। वो जानता था कि काइगाकू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जेनित्सु हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करता था और काइगाकू की विल पावर से इम्प्रेस होकर हमेशा काइगाकू जैसा बनना चाहता था। फिर जेनित्सु उसके मास्टर जिगोरू से माफी मांगता है और कहता है आई एम सॉरी, यहाँ से काइगाकू और मेरे रास्ते अलग हो चुके हैं। और तभी जेनित्सु जो कि नीचे गिर रहा था वो खुद को संभाल लेता है और एक दीवार पर पैर रखकर ऊपर की तरफ जंप मार देता है। काइगाकू ये देखकर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ सोच पाता जेनित्सु अपना थंडर ब्रीदिंग 7th फॉर्म फ्लेमिंग थंडर गॉड यूज कर देता है और पलक झपकते ही वो काइगाकू की गर्दन उसके शरीर से अलग कर देता है। ये देखकर काइगाकू पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि उसके मास्टर उसके टैलेंट से हमेशा जलते थे, इसलिए उन्होंने जेनित्सु को ये वाला मूव सिखाया और मुझे कभी नहीं सिखाया। जिस पर जेनित्सु कहता है कि थंडर ब्रीदिंग का 7th फॉर्म उसने खुद इन्वेंट किया है, लेकिन जेनित्सु हमेशा चाहता था कि वो इस फॉर्म को काइगाकू के साथ यूज करे, उसके खिलाफ नहीं। जब जेनित्सु काइगाकू को मार देता है तो वो दोनों ही इन्फिनिटी कैसल में नीचे गिरने लगते हैं। जहाँ एक तरफ जेनित्सु बेहोश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ काइगाकू को यकीन ही नहीं था कि जेनित्सु जैसा कमजोर भी उसे मार सकता है, एक अपर मून को मार सकता है। लेकिन तभी वो खुश हो जाता है क्योंकि जेनित्सु भी उसके साथ नीचे ही गिर रहा था, इसका मतलब वो दोनों साथ में मरेंगे। लेकिन तभी वहां पर यूशिरो आ जाता है और काइगाकू से बोलता है कि बिना दोस्तों के वो हमेशा अकेला ही मरेगा। और उसके आखिरी समय में ये सुनते ही काइगाकू शॉक हो जाता है। यूशिरो जेनित्सु को बचा लेता है, लेकिन फिर भी जेनित्सु बेहोश हो जाता है और जेनित्सु की आंखें खुलती हैं एक हरे भरे गार्डन में जहाँ पर हर तरफ रेड स्पाइडर लिलीज फैली हुई थी। जेनित्सु की आंखों के सामने एक नदी थी जिसके पार खड़े थे मास्टर जिगोरू। जेनित्सु उनके सामने रोने लगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जब काइगाकू डीमन बन रहा था, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब मैं उसके साथ नहीं था और शायद ये इसलिए मेरी ही गलती है कि वो डीमन बन गया और इवेंचुअली आपकी मौत हो गई। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं भी एक दिन आपकी तरह ही पिलर यानी हाशिरा बनूं, लेकिन मुझसे कोई काम ठीक से नहीं होता। जेनित्सु ये बोलते हुए रोने लगता है, लेकिन तभी मास्टर जिगोरू की भी आंखें भर जाती है और वो कहते हैं कि जेनित्सु तुम ही मेरी खुशी हो और तुम ही मेरे प्राइड हो। और तभी जेनित्सु की आंखें खुलती है और वो देखता है कि कई सारे डीमन स्लेयर्स ने उसे बचा लिया है और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कर कर उसे होश में भी ले आए हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं तांजीरो और गियू को, जो कि इन्फिनिटी कैसल में भाग रहे थे और छोटे मोटे डीमंस को मार रहे थे कि तभी इन्फिनिटी कैसल हिलने लगता है और इतने पावरफुल कंपन को सुनते ही गियू तांजीरो से सतर्क रहने के लिए बोलता है क्योंकि कुछ बहुत ही ताकतवर उनकी तरफ बढ़ रहा है। और तभी सीलिंग को तोड़ते हुए अपर रैंक 3 आकाजा हिमसेल्फ तांजीरो और गियू के सामने आ जाता है। आकाजा तांजीरो को देखते हुए कहता है लॉन्ग टाइम नो सी वीकलिंग, मुझे तो कभी लगा भी नहीं था कि तुम जैसा कमजोर इंसान इतनी देर तक जिंदा रह सकता है। और तांजीरो भी आकाजा को देखकर गुस्से में था, जिसके बाद पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क की वन ऑफ द बेस्ट फाइट शुरू हो जाती है एंड इसी पैनल के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाती है। आई नो कि तुम लोग सोच रहे थे मैं पूरे इन्फिनिटी कैसल आर्क को एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, बट पूरा इन्फिनिटी कैसल आर्क इतना ज्यादा बड़ा है कि उसे एक वीडियो में पूरी तरीके से कवर करना लगभग इम्पॉसिबल है। मतलब वीडियो की लेंथ 3 से 4 घंटे की हो जाएगी एंड ऑब्वियसली तुम लोग इतनी बड़ी वीडियो को नहीं देखोगे, इसलिए मैंने इन्फिनिटी कैसल आर्क को इसके बाद 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यानी कि आकाजा फाइट, डोमा फाइट और कोकोशिबो की फाइट को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा। वैसे पिछली वीडियो का लाइक एम जो कि 500 लाइक्स था तुमने बहुत ही जल्दी कंप्लीट करवा दिए थे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो पर 600 लाइक्स करवा दो ताकि मैं